हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्परजिलस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अनदर फंजाई के बारे में जिसका नाम है एस्परजिलस। और ये फंजाई जो है आपके सिलेबस के लिए बीएससी पार्ट 1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में आपको देखने को मिल जाता है और ये क्वेश्चंस आते भी हैं या फिर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है या फिर इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है। मतलब इनसे ये मान लीजिए कि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर आपको अभी आगे जा कर के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लीस्टोथीसियम। क्या नाम है? क्लीस्टोथीसियम नाम है। थीसियम नाम है। उसके बारे में आपको आगे जा कर के पढ़ना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे पाया जाता है, इनके रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है। साथ में ये ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन में रेस्पायरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, उसके रेस्पायरेशन में डिजीज़ कॉज करते हैं और ह्यूमंस के अंदर भी ये देखने को इनकी बीमारी मिलती है। तो इसलिए ये जो फंजाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन वर्ड के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछ सकता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें वन वर्ड पूछे जाते हैं जैसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इनका जो डिवीज़न होता है जैसा कि आपको दिख रहा है माइकोटा, ठीक है, नो डाउट है चूँकि यह फंजाई का है तो माइकोटा ही होगा। सब डिवीज़न यू माइकोटा है, क्लास एस्कोमाइसिटीज़। अब देखिए फंजाई में जो क्लास डिसाइड की जाती है वो इनके स्पोर के टाइप पे डिपेंड की जाती है। इनमें जो स्पोर होते हैं वो एस्को स्पोर पाए जाते हैं। कैसे स्पोर पाए जाते हैं? एस्को स्पोर पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर में रखते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर बेसिडियो स्पोर होंगे या फिर बेसिडियम के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं। सब क्लास इसका होता है यू एस्कोमाइसिटीज़, ऑर्डर इनका एस्परजिलस होता है, फैमिली इनकी एस्परजिलेसी होती है और जीनस इनका एस्परजिलस होता है। स्पेसीज़ बहुत सारे जैसे फ्यूमिगेट्स है, बहुत सारे स्पेसीज़ हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे हम लोग वही वाला जो हमारा फ्यूमिगेट है और एक शायद दूसरी स्पेसीज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं आगे। आगे यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही गज़ब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसका सोर्स ऑफ अगर मैं बात करूँ तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारा फ़ोटो है, ये जो हमारा पूरा का पूरा जो आपको इमेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये पूरे ईज़िली स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें कोनिडिया भी देखने को मिल रहा है और हमें जो है फाइलाइड भी देखने को मिल रहा है, फाइलाइड भी देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अभी आप देखेंगे आगे जा कर के। यहाँ पे जो हमारा फैलाइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो इनके कोनिडियल फॉर्मेशंस के लिए ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है और ये जो आपको जो राउंड राउंड शेप का दिखाई दे रहा है यही इनका कोनिडिया होता है, जो कि इनका एसेक्सुअल कैसा स्पोर होता है? एसेक्सुअल स्पोर होता है। अगर आपने पहले बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटरमीडिएट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर, कोनिडियो स्पोर, ओइडिया, ठीक है, कोनिडिया, बर्डिंग, तो ये तमाम तरह के जो भी इवेंट्स हैं ये हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देंगे। तो कोनिडिया जो होता है वो वहीं से जो है बेसिकली लिया गया है। अक्रेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें ये सैप्रोफाइटिक फंगस कहलाते हैं। सैप्रोफाइटिक फंगस का मतलब ये होता है ये एक इस तरह के फंगस हैं जो कि डेड और डिके मटेरियल पे लगते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह हैं, है ना, जिनमें जान नहीं होती है, उन चीज़ों पे लगते हैं। ब्रेड वगैरह हैं या फिर किसी भी पेड़ों की पुरानी छालें पड़ी हुई हैं, मतलब जो चीज़ें मर चुकी हैं, सड़ गल रही हैं, तो इस तरह के फंगस को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, एक होता है पैरासाइट, पैरासाइट लिविंग पे लगते हैं और सैप्रोफाइट हमारे डेड पे लगते हैं। ओके, देयर आर इनकी तकरीबन 200 स्पेसीज़ हैं एस्परजिलस की। जैसा कि मैंने कहा था इनकी बहुत सारी स्पेसीज़ होती हैं। ग्रोथ ऑन डिकेइंग वेजिटेबल्स, ठीक है, ऐसी वेजिटेबल्स जो सड़ गल रही हैं उनमें ये आपको देखने को मिलते हैं, जो बदबू वगैरह आती है। ऑन फैटी मीडिया सच एज बटर एंड घी में भी आपको ये देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बटर और घी में देखने को मिलते हैं, इसके स्पोर्स आपको ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम स्टार्च की बात करें तो ब्रेड और राइस में हमें ये देखने को मिलते हैं। प्रिजर्व फूड, ऐसे फूड जो कि आपने स्टोर करके रखा हुआ है खोल करके, तो जैम्स और जेली में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो फाउंड इन रॉटिंग ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। अगर आप
आपका वो कहीं से डैमेज हो गया है या फिर आपने उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उस जगह पे हमें ये देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है, चाहे फैट हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे कोई प्रिजर्व मटेरियल हो, हर चीज़ पे एस्परजिलस हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको एक सोर्स बता रहा है कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से बीमारी फैलाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये हमारा कोनीडिया है। कोनीडिया जो है कहाँ से आया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे भी कोई जो है, कोई भी मान लीजिए कोई ब्रेड है या फिर सॉयल है, कुछ भी है, वहाँ पे इसके हाइफी मौजूद थे, माइसीलियम मौजूद है और उनसे ही डेवलपमेंट हुआ हमारे कोनीडिया का। किसका डेवलपमेंट हुआ? कोनीडिया का डेवलपमेंट हुआ। अब कोनीडिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग कहीं, मान लीजिए कोई रोटी वगैरह होती है तो आप उसको इससे सब्जी वगैरह, तो आप उसको नाक से स्मेल करने चले जाते हो। ये बात एक गलत है। जब आप उसको नाक से स्मेल करते हो तो वो जो हमारा कोनीडिया होता है वो हमारे उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है। ये देख रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है और हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। जब लंग्स में कफ वगैरह या किसी भी तरह छींक वगैरह से फिर से हम उसको छींकते हैं तो वो कोनीडिया फिर से गिर करके जो है आ जाता है। इसीलिए जो हम लोग कफ वगैरह जो अपना होता है इधर उधर थूकते फिरते हैं, नहीं करना चाहिए। ये आपको उसे एक सेफ जगह पे ही करना चाहिए, अदरवाइज आप पूरे घर वालों को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बाकी क्लिस्टोथीसिया है जो कि आगे मैं आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये बीमारी जो है वो ह्यूमंस के अंदर भी स्प्रेड होती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो ये आपको ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं, स्मोकी पैचेस आपको इन पे दिखाई देते हैं, मतलब ब्लैक ब्लैक कलर के हल्के हल्के, विथ म्यूकर राइजोपस एंड पेनिसिलियम ऑफ द मॉइस्ट ब्रेड। आपको जब ब्रेड जो दिखाई देती है तो ब्रेड पे आपको कई कलर कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको ग्रीन दिखाई देता है, आपको ब्लू दिखाई देता है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर आपको एक ही ब्रेड के ऊपर दिखाई देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है वो कई फंगस एक साथ मौजूद होते हैं। म्यूकर भी मौजूद होगा, राइजोपस भी होगा, पेनिसिलियम भी होगा, ठीक है। मॉइस्ट ब्रेड पे जो भी हमारे गीला ब्रेड होता है, जैसे पानी वानी पड़ जाता है उस पर तो वो खराब होने लगता है, मॉइस्चराइज होने लगता है। तो वहाँ पे जरूरी नहीं केवल एस्परजिलस जाए वहाँ पे, चूँकि हम कोई रिसर्च तो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च कह रहा हूँ, जब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कल्चर कराते हैं या फिर बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंजाई कल्चर, तब हम एक स्पीसीज़ को, पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ को ग्रो करा सकते हैं। पर अगर ऐसे हमने नॉर्मली फेंक दिया ना उस ब्रेड को, तब उस जगह पे जो होगा जितने भी तरह के हमारे फंगस बैक्टीरिया वो उस पर इन्फेक्शन कर जाएंगे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अदर कॉमन शेडेड आर येलो कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, जैसा कि मैंने आपको बताया। मोस्टली अपीयर इन कोनिडियल स्टेज। दिखाई कब देंगे? सीधी सी बात है, देखो जब मान लो कोई ब्रेड का टुकड़ा है, ब्रेड के टुकड़े में अंदर की तरफ इसके माइसीलियम होंगे, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे कि नहीं लेते रहेंगे, और ऊपर की तरफ ये कोनिडिया जो है बाहर इस तरह से निकले रहेंगे। समझो मेरी बात को, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम, मान लो ये हमारा ब्रेड है, तो अंदर की तरफ जो होते हैं वो क्या होंगे? इनके माइसीलियम होंगे ब्रेड के, और ऊपर की तरफ जो होंगे यही कोनिडिया इनके निकले हुए होंगे। इस तरीके से इनके कोनिडिया जो होंगे इस तरीके से निकले हुए होंगे, ठीक है ना? देख रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इस तरीके से हमें जो कोनिडिया होता है वही ये वाला पोर्शन जो होता है, यही कोनिडियल पोर्शन जो होता है वही हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। वेरी फ्यू प्रोड्यूस क्लिस्टोथीसिया, बहुत कम में हमें क्लिस्टोथीसिया दिखाई देता है, और वो तब दिखाई देता है जब पूरी फंगस पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, मतलब एक परफेक्ट स्टेज को अपने कंप्लीट करती है। अब यहाँ के डिजीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के डिजीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि डिके टोबैको एंड सिगार। उसके बाद यहाँ पे बताया गया स्पॉयल नट्स, ब्रेड, अदर फूड में भी। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इट ग्रो ऑन लेदर एंड फैब्रिक्स। अगर आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिड है, थोड़ा सा गर्म भी है, नमी भी है, तो इस तरह के टेम्परेचर में ये लेदर और फैब्रिक्स में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर ये बात सही है कि जहाँ पे भी आपके लेदर की जैकेट्स वगैरह हैं, आप उसको कोशिश करिए कि सीड़न वाली जगह पे ना रखिए। फैब्रिक्स वगैरह पे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पोर्स दिखने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो कॉटन का होता है। तो जितने भी ऐसे फंगस हैं ध्यान रखिएगा जो सैप्रोफाइट है, क्या है? सैप्रोफाइट
होते हैं, जितने भी ऐसे फंगस जो सैप्रोफाइट होते हैं वो फंगस आपके दरवाजे, खिड़की कहीं पे भी लग सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनको लिविंग से मतलब नहीं, इनको डेड से मतलब है, ठीक है। समटाइम्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड माइकोटॉक्सिन, इस बात को इंपॉर्टेंट लिख लेना, माइकोटॉक्सिन सिक्रीट करता है कौन? एस्परजिलस। एस्परजिलस कॉज नंबर ऑफ डिजीज कॉज एस्परजिलोसिस। एस्परजिलस जो बहुत सारी डिजीज कॉज करता है उसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, क्योंकि एस्परजिलस से कॉज हो रही। एग्जांपल ह्यूमन के अंदर ईयर कॉज यूटोमाइकोसिस, माइसीलियम वेल डेवलप स्ट्रक्चर होता है इनका, मेडअप ऑफ इंटरवोवन बांस, ब्रांच होते हैं, सेप्टेट हाइफी होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये हमारी माइसीलियम होती है, देखिए इधर ध्यान से, अगर ये हमारी हाइफी है और वो कैसी है, इस तरह से बटी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट। तो ये बटी होती हैं, कैसी होती हैं? सेप्टेट होती हैं। कैसी होती हैं? सेप्टेट होती हैं। मैंने 10 बार आपको बता दिया, इसका मतलब ब्रांच भी होती है, मतलब इनके कई ब्रांच होते हैं, वो भी आपने स्ट्रक्चर देखा ही। तो इस तरीके से ये इनका स्ट्रक्चर था, जहाँ पे इनमें स्ट्रक्चर के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई। दूसरी बात, ये एक सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, कौन? इनके जो हाइफी होते हैं। सम ऑफ द हाइफी लाई सुपरफिशियली अपॉन सबस्ट्रेटम एंड अदर पेनेट्रेट डीपली टू द एब्जॉर्ब फूड एंड माइसीलियम। कुछ हाइफी, जैसे कोनिडिया वाला जो हाइफी होता है वो ऊपर की तरफ निकला होता है ना, उस पर कोनिडिया होते हैं, जैसा कि मैंने अभी ब्रेड में आपको दिखाया हुआ था ना। और नीचे के जो हाइफी होते हैं वो ब्रेड वगैरह से या फिर जिससे साथ में जुड़े हुए हैं उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। बात समझ में आया ना? तो इसमें जो हाइफी इनके माइसीलियम होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक ऊपर की तरफ जो शो करते रहते हैं, डिजीज़ को दिखाते रहते हैं, एक नीचे होता है। कैसा, कहाँ होता है? नीचे, जो ब्रेड में, आप किसी सबस्ट्रेट में होता है या फिर किसी मटेरियल में जिसमें भी ये लगा हुआ है उसमें ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो आपको मार्क्स दिलाने हैं, जो आपके लिए कभी कभी पूछ लेता है लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए, आपसे अगर कोई भी सवाल पूछेगा बीएससी में, चाहे लाइफ साइकिल से पूछे, चाहे कोई एस्परजिलस से पूछे, आप पूरी डिटेल बताएंगे, ठीक है। इस नोट्स को लिख लेना, ये नोट्स आपको मिलेगा नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ये नोट्स को आप लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक, मिस मत करना। यहाँ पे देखते हैं अगला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है? कोनिडियोफोर। अब देखिए, मैं आपको जो चीज़ आज बता दूंगा उसको आप हमेशा याद रखिएगा। कोनिडियोफोर्स, फोर्स का मतलब होता है जिसके ऊपर, फोर्स मतलब ये डंडा, ये जो डंडा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये डंडा जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, फोर मतलब आपको हर जगह फोर दिखाई देगा बायो में, तो बायो फोर का मतलब डंडा जिसके ऊपर किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोनिडियोफोर के ऊपर किसका फॉर्मेशन होगा? कोनिडिया का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी कोनिडियो फोर है, और ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं जिसको मैंने फेलाइट बताया, तो क्या होते हैं? स्टेरिगमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरिगमेटा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर उनको क्या कहते हैं? स्टेरिगमेटा कहते हैं, और ये जो गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई ना? और ये हमारी फूड सेल होती है जो कि मटेरियल को नीचे से एब्जॉर्व कर रही होती है, ठीक है ना, अपने फूड मटेरियल वगैरह को एब्जॉर्व कर। ये ऊपर वाला पोर्शन हमें दिखाई देता है, नीचे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरी बात? तो कोनिडिया फोर यही होते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं कोनिडिया, तो ये क्या हो जाते हैं? यहीं से डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होकर के गिर जाते हैं, और गिरने के बाद नया स्पर्जिलस बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा या फिर कोनिडियो फोर के द्वारा। सेल विग्रसली ग्रो, सेल ग्रो करती है, माइसीलियम बिकम थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड टी सेल, टी शेप्ड सेल्स कॉल्ड फूड सेल्स। अगर मैं बात करूं तो ये कैसी सेल है? टी शेप्ड है। कैसी सेल है? टी शेप्ड है, ठीक है ना। ईच टी सेल प्रोड्यूस इरेक्ट ब्रांच कॉल्ड कोनिडियोफोर। यही टी सेल क्या काम करती हैं? यही फूड सेल क्या काम करती हैं? कोनिडियोफोर बनाती हैं। आगे कहते हैं कि स्वेल एट टिप, आगे जाकर के क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। आगे जाकर क्या होती हैं? फूल जाती हैं, ठीक है। आगे जाकर के ये फूल जाती है, स्वेल्स मतलब फूल जाना, एट टिप एंड फॉर्म ग्लोबोस कॉल्ड वेसिकल्स। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वेसिकल कहते हैं। दिख रहा है सब स्ट्रक्चर में आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कहते हैं ल्यूमेन ऑफ वेसिकल इज कॉन्टिन्यूअस विथ अपर पार्ट ऑफ कोनिडियोफोर। ये अपर पार्ट होता है कोनिडियोफोर का, और यही कोनिडियोफोर से कहते हैं फॉर्म द सरफेस ऑफ वेसिकल,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेसिकल ट्यूबुलर सेल ग्रो आउटवर्ड कॉल्ड स्टिग्मेटा और फाइलाइट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इसी स्टिग्मेटा को हम लोग फाइलाइट्स का भी नाम देते हैं, तो इस बात को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यही से सबसे पहले वेसिकल से यही स्टिग्मेटा निकलती है और फिर इसी स्टिग्मेटा पे हमारे कोनिडिया बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर कोनिडिया कुछ टाइम के बाद अलग होते हैं, डिटैच हो जाते हैं और गिर जाते हैं ज़मीन में या फिर किसी ब्रेड वगैरह पे और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग लास्ट टाइम बात करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं आपको दिखाऊंगा एक डायग्राम के द्वारा, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए, यही इनकी लाइफ साइकिल है और यहीं पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर डालेंगे। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग माइसीलियम आपको देखने को मिल रही है, एक आपको रेड कलर का दिखा रहा है और एक आपको ब्लू कलर का दिखा रहा है। ये ब्लू वाला है और ये आपका रेड वाला है। ठीक है, आगे गए दोनों में जो होता है ट्राइकोगाइन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने एक स्ट्रक्चर का नाम लिया जिसका नाम मैंने बताया ट्राइकोगाइन। क्या बताया? ट्राइकोगाइन का फॉर्मेशन होता है, या फिर इसी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि यहीं पे इसी एस्कोगोनियम से, जिसमें क्या होते हैं एस्कोस्पोर्स रहेंगे, या फिर आप एस्कोगोनियम ध्यान में रखो, जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एस्कोगोनियम कहते हैं। तो हमने दो हाइफी को देखा, एक था एस्कोगोनियम जो रेड कलर का है वो हमारी फीमेल है मान लो, और जो ब्लू कलर की है वो मान लो मेल है हमारी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एंथ्रीडियम था, जैसा कि मैंने कहा हमेशा किसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मोटाइल होता है? मेल का। ठीक है ना, देखिए मेल ने अपने सारे, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मेल ने अपने सारे के सारे मटेरियल को कहाँ पे दे दिया? फीमेल के एस्कोगोनियम में दे दिया। ठीक है, दे दिया ना। एस्कोगोनियम में देने के बाद यहाँ पे हमें एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। किसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है? एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए एस्कोकार्प बनने शुरू हुए, मतलब बहुत ढेर सारे एस्कस जो होते हैं इस तरह से, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, पूरे इसको घेरे हुए हैं, पूरे इसको क्या किए हुए हैं? घेरे हुए हैं इस तरह से। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारे एस्कोकार्प होते हैं, जो डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं, क्या होते हैं? डाइकैरियोटिक हाइफी। देखो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको दो न्यूक्लियस, कहीं से ऐसा लग रहा हो कि ना दिखाई दे रहा हो? ये देखो एक रेड और एक ये, अभी तक ये फ्यूज नहीं किए हुए हैं, इनके अंदर मौजूद जितने भी फ्यूज नहीं किए हुए हैं सभी डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ये एस्कस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एस्कस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी ध्यान देखिएगा। तो ये एस्कस कैसे होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं। अब आगे जाकर के ये एस्कस क्या हो जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। ये दोनों क्या कर जाते हैं? फ्यूज कर जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये कैसे हो जाते हैं? डिप्लॉयड और डाइकैरियोटिक में अंतर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। डाइकैरियोटिक जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस आपस में मिलते नहीं हैं, पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब है कि दोनों आपस में मिल गए हैं। दोनों मिल गए, क्या बना लिए? 2n बना लिए। फिर इसमें क्या हुई? मियोसिस हुई। तो देखिए यहाँ पे और न्यूक्लियस सारे बनने शुरू हो गए, देख रहे हैं ना, सारे न्यूक्लियस बनने शुरू हुए। फिर माइटोसिस हुई और न्यूक्लियस बनने शुरू हुए, और इस तरह करते करते यही जो है आगे जाकर के क्या बना लेंगे? न्यूक्लियस, एस्कोस्पोर। तो एस्कस क्या होता है? एस्कस होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर मौजूद होता है। यही एस्कस आगे जाके क्या बनाएगा? एस्कोस्पोर बना लेगा। कैसे बना लेगा? यही एस्कस जो है डाइकैरियोटिक होता है, बाद में जाकर के डिप्लॉयड हो जाएगा। डिप्लॉयड होने के बाद उसमें मियोसिस होगी, फिर माइटोसिस होगी, नंबर बढ़ जाएंगे और बन जाएंगे एस्कोस्पोर। फिर यही एस्कोस्पोर जो है इसको तोड़ के बाहर निकलेंगे, और यही जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसी एस्कोस्पोर से बाहर आएंगे एस्कोस्पोर्स, और आगे जाकर के ग्रो करके बना लेंगे नया माइसीलियम, और नया माइसीलियम फिर से हमारा ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा एस्परजिलस की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहला चीज़ आपने क्या देखा? सबसे पहली चीज़ आपने देखा कि दो अलग अलग माइसीलियम थे, दो अलग अलग स्ट्रेन के। एक फीमेल थी जिसको हम लोग एस्कोगोनियम कहते थे, मेल को एंथ्रीडियम कहते थे। दोनों आपस में फ्यूज़ कर गए, ट्राइकोगाइन स्ट्रक्चर बना, दोनों फ्यूज़ कर गए, मेल वाला कंटेंट फीमेल के साथ में। पर फ्यूज़ तो किया दोनों सेल ने, लेकिन अभी तक न्यूक्लियस मेट नहीं किए हुए थे। तो आगे जाकर के एस्कोकार्प बना लिया। क्या बना लिया? एस्कोकार्प
कार्प बना लिया। इस बात ध्यान रखेंगे, दैट्स अ एस्कोकार्प बना लिया। ये एस्कोकार्प जो होते हैं बेसिकली एस्कस के ग्रुप से बनते हैं। किससे बनते हैं? एस्कस से ग्रुप से बनते हैं। और सारे हाइफी कैसे होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस एक सेल में मौजूद होता है। फिर दोनों न्यूक्लियस क्या कर गए? आपस में फ्यूज़ कर गए। फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड बन गए। डिप्लॉयड के बाद इसमें मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद माइटोसिस हुई। मियोसिस में 4 बने, फिर उसके बाद माइटोसिस हुई, फिर यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट हुआ। इस तरीके से वो जो छोटे छोटे माइटोसिस से बने हुए थे वो आपके बन गए एस्कोस्पोर। और फिर यही एस्कोस्पोर इन सेल को तोड़ करके बाहर आते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं और फिर नया माइसीलियम किसी दूसरी चीज़ पे बना लेते हैं। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने कहा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, कोनिडिया अलग होगा, फिर नया माइसीलियम बना लेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये है आपका एस्परजिलस की लाइफ साइकिल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।